प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। राज्य के बारे में अपन पहले ही की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि राज्य क्या है, राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आज अपन अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, राज्य की विशेषताओं के बारे में आदि के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक है। यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। यानी यहाँ समझने वाली वस्तु यह है कि अरस्तु ने राज्य को विकास का प्रतीक माना है। जैसा कि अपन पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, कुछ विचारकों ने राज्य को सामाजिक समझौते के माध्यम से निर्माण की बात कही है, कुछ ने शक्ति सिद्धांत के बारे में बात कही है। लेकिन अरस्तु का कहना है कि राज्य का एकाएक जन्म नहीं हुआ, बल्कि ये विकास का परिणाम है। और साथ में ये भी कहा है कि राज्य सभी संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ और उच्च है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है। विभिन्न संस्थाएं होती है, लेकिन अरस्तु का कहना है कि राज्य ही उन सभी संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उच्च संस्था है। अब राज्य के प्रादुर्भाव यानी जन्म के बारे में अरस्तु के क्या विचार है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या समूह ने जानबूझकर और सोच विचार कर किसी भी काल में नहीं किया। यानी कहने का तात्पर्य है कि लोगों ने मिल बैठ कर राज्य का निर्माण नहीं किया, बल्कि ये विकास का परिणाम है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिनका जन्म और विकास प्राकृतिक रूप में हुआ है। अरस्तु के शब्दों में राज्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर परिवारों और ग्रामों का एक समूह है, जिसका तात्पर्य एक सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन से है। अरस्तु का कहना है कि व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर ग्राम बना, ग्रामों से मिल के विभिन्न समूहों से मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है। यानी कहने का अर्थ है एक कड़ी के रूप में परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से राज्य का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है। तो इस प्रकार राज्य के प्रादुर्भाव, राज्य के जन्म के बारे में अरस्तु के विचार है। दूसरा, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, यानी एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु राज्य को एक ऐसा समुदाय मानता है जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अरस्तु का कहना है कि राज्य जिन संस्थाओं पर आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक है, परिवार स्वाभाविक प्रवृत्तियों का परिणाम है। इस प्रकार अरस्तु की मान्यता है कि राज्य एक सर्वथा स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक संस्था, ये दोनों कथन एक दूसरे में निहित है। यानी यहाँ अरस्तु का विचार चिंतन यह है कि एक व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है। राज्य के बिना व्यक्ति अपना जीवन सही ढंग से व्यापन नहीं कर सकता। उसका तो यहाँ तक कहना है कि जो व्यक्ति राज्य के बिना रहता है वो या तो मनुष्य से ऊपर है या नीचे, यानी या तो वो पशु या देवता, वही राज्य के बिना रह सकते हैं। मनुष्य के लिए राज्य होना आवश्यक है, राज्य के बिना उसका जीवन संभव ही नहीं है। अगला, राज्य सर्वोच्च समुदायों के रूप में। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च इसलिए है कि वह सबसे ऊपर है। राज्य में सामाजिक विकास का चरम रूप निहित है, जो मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके विकास में शेष संस्थाओं का विकास निहित है। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है अरस्तु का कि मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं होती है, जितने पक्ष होते हैं, उन सब पक्षों की पूर्ति राज्य ही करता है। और जो अन्य संस्थाएं हैं राज्य के भीतर, उनका विकास भी राज्य के विकास में ही निहित है। अगला, राज्य मनुष्य से पहले। अरस्तु का यह कथन कि राज्य मनुष्य से पहले है विचित्र सा प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य का जन्म मनुष्य के द्वारा हुआ है। लेकिन अरस्तु के कथन को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं लिया जाना चाहिए। वह मनोवैज्ञानिक एवं तर्क संगत संबंध की दृष्टि से राज्य को व्यक्ति का
पूर्ववर्ती मानता है। उसका तर्क है कि राज्य एक समग्रता है और व्यक्ति उसका अंग है। चूंकि समग्र पहले आता है और अंग बाद में, इसलिए इस सादृश्य के आधार पर राज्य पहले का हुआ। यानी यहाँ विचित्र बात यह प्रतीत होती है कि यहाँ अपन पहले पढ़ा है कि मनुष्य के मिलकर परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से राज्य बना, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि राज्य मनुष्य से पहले है। इसका तात्पर्य अर्थों का यह है कि जैसे एक व्यक्ति विभिन्न अंगों से मिलकर एक व्यक्ति का शरीर बनता है, हालांकि अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन उन अंगों से मिलकर ही शरीर कायम होता, वैसे ही विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर राज्य बनता है। इस दृष्टि से उन्होंने व्यक्तियों से पूर्व की संस्था माना है राज्य को। राज्य अंतिम एवं पूर्ण संस्था। अस्तु नगर राज्य को मानव समाज का सर्वोत्तम समुदाय और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य माना है। परिवार और ग्राम के बाद राज्य में मानव के विकास लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसकी दृष्टि में राज्य सामाजिक विकास का चरम है। परिवार से आरंभ होने वाला विकास नगर राज्य के रूप में परिपूर्णता को प्राप्त करता है। यानी यहाँ अर्थ तो ये बता रहा है कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति परिवार में और ग्राम में होती है, लेकिन फिर भी राज्य उनसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परिवार और ग्राम उन व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उनका परिपूर्ण राज्य ही करता है। इस दृष्टि से राज्य को अंतिम और पूर्ण संस्था के रूप में अरस्तू ने अभिव्यक्त किया है कि परिवार व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, ग्राम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसका समाधान राज्य में ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने राज्य को सबसे पूर्ण और अंतिम संस्था के रूप में व्यक्त किया है। राज्य का जैविक स्वरूप। अरस्तू के अनुसार राज्य की प्रकृति एक सावयवी जीवधारी के समान है। यदि शरीर का कोई अंग अनुपात से अधिक घट बढ़ जाता है तो परिणाम स्वरूप समस्त शरीर निर्बल हो जाता है। ठीक यही बातें राज्य पर लागू होती है। उनके समस्त कार्य उसके अंगों द्वारा किए जाते हैं। यानी यहाँ उन्होंने सावयवी रूप यानी राज्य की तुलना मनुष्य के शरीर से की है। जैसे व्यक्ति के किसी शरीर में अंग में विकार होता है, कोई कमी आती है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है, वैसे ही अरस्तू का कहना है कि एक राज्य में रहने वाले लोगों में कोई विकार होता है, राज्य के किसी अंग में विकार आता है तो पूरा राज्य प्रभावित होता है। तो इस प्रकार उन्होंने राज्य को व्यक्ति के शरीर से तुलना करते हुए उनके जैविक स्वरूप पर बात कही है। अगला, राज्य एक का एकत्व और बहुत्व है। अरस्तू राज्य की चरम एकता का पक्षपाती नहीं है। उसने राज्य में विभिन्नता में एकता का समर्थन किया। अरस्तू के अनुसार वस्तुतः राज्य का स्वरूप बहुत्व है। राज्य विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। यानी उनका कहना है कि एकता से राज्य नहीं चल सकता, राज्य में विविधता होनी चाहिए और उन विविधता में एकता के माध्यम से ही राज्य मजबूत और प्रबल बन सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत्व की बात कही है, एकत्व और बहुत्व दोनों के सामंजस्य की बात कही है। अगला, राज्य के उद्देश्य और कार्य। अरस्तू का मत है कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए। अरस्तू ने राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यधिक व्यापक बतलाया है। यानी यहाँ उनके राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में बात कही है। उनका कहना है कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन तक ही सीमित नहीं के लिए है, न केवल व्यक्ति के जीवन या व्यतीत करने के लिए नहीं। यानी उन व्यक्ति के उस राज्य में रहने वाले सभी मनुष्यों के जीवन व्यापन को उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम राज्य करता है। ऐसी धारणा अरस्तू की है। केवल व्यक्ति जीवन जी रहा, कैसा जीवन जी रहा, दुखी या कैसे पीड़ित, उससे ही काम नहीं चलता। राज्य का कार्य यह है कि व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे, लोगों के जीवन स्तर को उच्च बनाए। तो राज्य के कार्य क्षेत्र को उन्होंने व्यापक बताया है, यानी इतने कार्यों को बताया है ताकि मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास करके सके, अपना जीवन उस स्तर से व्यतीत कर सके। तो इस प्रकार अरस्तू ने राज्य के बारे में, राज्य के विविध पक्ष के बारे में बताया है। उसके जन्म से लेकर उनके कार्यों तक विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने ये सभी अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स की भाग फर्स्ट में ये बातें कही है। तो अब अगली कक्षा में हम अरस्तू के अन्य दास्ता संबंधी विचार, क्रांति संबंधी विचार,
संविधान से संबंधित विचार, विभिन्न पहलुओं अरस्तू के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।